Hello everyone, welcome to my channel Prose and Poem. And today I come with one more chapter from the book Vistas, that is the journey to the end of the earth. If you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go. अगर आपको अर्थ प्लैनेट के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना है तो एंटार्क्टिका ऐसा प्लेस है जहाँ पर जाना चाहिए. बोर्न वॉइस का यहाँ पे मीनिंग है गुड विशेस. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Sokolsky. तो मैंने इस साल के स्टार्टिंग में अपने आप को पाया कि रशियन रिसर्च वेसल पे मैं ट्रैवल कर रही हूँ. मतलब वो साल की स्टार्टिंग में रशियन रिसर्च वेसल पे ट्रैवल किया उसने, जिसका नाम था एकेडमिक सोकोल्स्की. हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइस्ट विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एंटार्क्टिका, जो कि किसकी तरफ जा रहा था? वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा कोल्ड, ड्राई और विंडेस्ट कॉन्टिनेंट पे जा रहा था, जिसका नाम था एंटार्क्टिका. माई जर्नी बिगिन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास. मेरी जर्नी जो है 13.09 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से स्टार्ट होती है, मद्रास से, एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, जिसमें 9 टाइम्स जोन को वो क्रॉस करती है, 6 चेक पोर्ट्स को, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर को, एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, जिसमें कि 9 टाइम जोन्स को, 6 चेक पॉइंट्स को, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर को, मतलब समुद्र को, और इकोस्फीयर को, बहुत सारे इकोस्फीयर को. बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप. जब मैंने एंटार्क्टिका पर पैर रखा तो मैं 100 आवर्स की ट्रैवलिंग कर चुकी थी, जिसमें क्या क्या शामिल था? कार, एरोप्लेन और शिप. मतलब इन तीनों के थ्रू वो एंटार्क्टिका पर पहुंची थी. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. तो मेरा पर्सनल जो फर्स्ट जो इमोशन था वो था रिलीफ का, अपने आप को रिलीफ कर लेने का. रिलीफ कैसे फील हुआ? क्योंकि जो लैंडस्केप था एक बहुत बड़ा वाइट लैंडस्केप था और बिना किसी इंटरप्शन के एक ब्लू हॉरिजन था, जिससे उसे रिलीफ फील हुआ. फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर. और इससे मैं एक इमीडिएट और प्रोफाउंड वंडर में मैं चली गई. बहुत ज़्यादा आश्चर्य उसे होता है, प्रोफाउंड मतलब डीप. उस ब्यूटी को देख के उसे बहुत ही ज़्यादा वंडर फील होता है. वंडर एट इट्स इमेंसिटी, वंडर होता है उसके वास्टनेस को देख के, कितना बड़ा है ये. इट्स आइसोलेशन, और वो कितना अलग थलग है, क्योंकि एंटार्क्टिका सारी दुनिया से अलग प्लेस पर है. बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंडस्केप. लेकिन वो सोचते हैं कि वो टाइम कैसा रहा होगा जब इंडिया भी एंटार्क्टिका के अंदर ही था, मतलब सेम लैंडस्केप पे इंडिया भी था और एंटार्क्टिका भी था. वो टाइम कैसा रहा होगा? Part of history. 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana. तो कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है कि 650 मिलियन सालों पहले एक बड़ा सा अमेलगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसका नाम था गोंडवाना. डिड इंडीड एग्जिस्ट, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, जो कि रफली अभी एंटार्क्टिका में, प्रेजेंट डे में एंटार्क्टिका में सेंटर करता है. थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन. ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन. उस टाइम चीज़ें आज से डिफरेंट थी, क्योंकि उस टाइम पे ग्लोबल मतलब दुनिया में ह्यूमन जो है एग्जिस्ट नहीं हुए थे, अराइव नहीं हुए थे. ह्यूमन बीइंग उस टाइम तक नहीं पहुँचे थे. एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, जो क्लाइमेट था बहुत गर्म था. होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, और वहाँ पे फ्लोरा और फोना की बहुत सारी वेराइटीज़ थी. फ्लोरा फोना होते कुछ जीव जंतु, कुछ पेड़ पौधे वगैरह, सिर्फ इतना ही था. ह्यूमन बींग्स नहीं थे. फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड. जो गोंडवाना लैंड है 500 मिलियंस तक तो वो थ्राइव की, प्रोस्पर थी, मतलब हर चीज़ से भरी हुई थी, फ्लोरा फोना इन सब से. बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट
एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडर वे। लेकिन उसके बाद जब डायनासोर धीरे धीरे वाइप्ड अप हो गए, ख़त्म होते गए, और मैमल्स जो है आने के रास्ते में थे, मतलब मैमल्स सब धीरे धीरे आ रहे थे। द लैंड मास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। धीरे धीरे जो लैंडस्केप है, लैंड मास है, जो एरिया है, वो सेपरेट होकर कंट्रीज़ में बदलता गया और एक ग्लोब और शेपिंग और एक शेप लेता गया, जैसा कि आज हम ग्लोब में देखते हैं कि धीरे धीरे कंट्रीज़ बनती गई और जैसा कि आज हम ग्लोब में देखते हैं, क्योंकि मैमल्स आने लगे थे और डायनासोर जो है वाइप्ड अप होने लगे थे। टू विजिट एंटार्क्टिका, हाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। एंटार्क्टिका को विजिट करते हुए टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, टू गेट अ ग्रेस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। तो एंटार्क्टिका को जब हम विजिट करते हैं, नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, जो कि अब एक हिस्ट्री का एक पार्ट बन गया है। टू गेट अ ग्रेस्प ऑफ वेयर, तो हम उस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करना हम करते हैं कि कैसा सब कुछ रहा होगा। वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, कि अब हम आगे जो है कि हम कहाँ से आए थे, कम फ्रॉम, हम कहाँ से आए थे, हम कहाँ की तरफ अब हम आगे के जा रहे हैं। अंटार्कटिका पे जाते हैं तो उसकी हिस्ट्री को देखते हैं तो हम इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं कि हम लोग मतलब ह्यूमन बीइंग कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, और आगे किस तरफ से ये ह्यूमन बीइंग जाएंगे, या जो वर्ल्ड है वो किस तरफ जाएगा, आगे अर्थ पर क्या होने वाला है और पहले अर्थ पर क्या हुआ है, ये सब एंटार्क्टिका में विजिट करके हम जान सकते हैं। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फॉल्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कॉर्डिलेरियन फॉल्ट्स के बारे में, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ग्रेनाइट जो पत्थर होते हैं उनके शील्ड्स के बारे में, ओजोन और कार्बन का जो इवोल्यूशन डेवलपमेंट हुआ और उनका एक्सटेंशन कैसे हुआ। तो ये चीज़ें सीखना, ये चीज़ें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-blowing. अब ये जब आप ये सोचते हैं कि सालों लगे हैं ये सब चेंज होने में, तो आपका दिमाग थोड़ा चकरा जाएगा। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, इमेजिन करो इंडिया जो है वो नॉर्थवर्ड्स की ओर धकेला जा रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयाज, और जैमिंग अगेंस्ट एशिया की तरफ वो जैमिंग कर रहा है और बकल मुड़ रहा है, उसका जो क्रस्ट है वो मुड़ रहा है। बकल इट्स क्रस्ट एंड फ्रॉम द हिमालय एंड फॉर्म द हिमालय, इसके क्रस्ट जो है वो बकल कर रहा है और वो हिमालय को फॉर्म कर रहा है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन करते हुए। ओपनिंग अप द ड्रैग पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रीजिड, जिससे कि, और अमेरिका जो है वो कहाँ हो गया, वो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरफ धकेला गया, और जिससे कि एक ओपन पैसेज बन गया और जिसने एंटार्क्टिका को एकदम मतलब अलग थलग एंटार्क्टिका को कर दिया, जिससे एंटार्क्टिका एकदम ठंडा हो गया, डेसोलेट वीरान हो गया, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और बॉटम वर्ल्ड के बॉटम में चला गया, मतलब अर्थ के नीचे की तरफ एंटार्क्टिका है। धीरे धीरे जो इंडिया है वो भी पुश होते होते एशिया की तरफ आ गया और बकल हुआ, जहाँ से हिमालय क्रिएट हो गया, और ये अमेरिका भी जो है नॉर्थ अमेरिका की तरफ खिसकता गया ये कॉन्टिनेंट, और जो एंटार्क्टिका है जो एक अलग थलग पड़ गया और अर्थ के पूरी नीचे की तरफ चला गया। फॉर अ सन वर्शिपिंग, ये जो है आपको कुछ इसका जो पॉइंट्स है वो अपनी ज्योग्राफी में भी आपको क्लियर होंगे। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, एक सन वर्शिपिंग, सन की पूजा करने वाली साउथ इंडियन मेरे जैसी, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored in a chilling prospect. Not just for circulatory and metabolic functions, but also for the
इमेजिनेशन। तो ये कह रही है कि 2 वीक मैंने यहाँ पर बिताए जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की 90% आइस यहाँ पर है, और इतना वो ठंडा है जिससे कि कोई भी कांपना शुरू हो जाए, जो किसी को कंपा दे। बट इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल, और ऐसे लग रहा है कि एक बड़ी सी पिंग पोंग बॉल पर हम चल रहे हैं, ऐसा इससे फील होता है। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर, और जिसमें किसी भी तरह का ह्यूमन मार्कर, मतलब ह्यूमन के कोई मार्क्स वहाँ पे हमें नहीं मिलते हैं, ह्यूमन के कोई निशान नहीं मिलते हैं। नो ट्रीज़, कोई वहाँ पे ट्रीज़ नहीं है। बिल बोर्ड्स, कोई होर्डिंग्स नहीं लगी हुई हैं, कोई बिल्डिंग नहीं है। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, यहाँ पर आप सारे अर्थ पे रहने वाले, जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ के सारी चीज़ों को यहाँ पर आके, उस टाइम को और वहाँ के सारे पर्सपेक्टिव को यहाँ पे भूल जाओगे। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries। यहाँ पे क्या है, हम जब देखते हैं हमें यहाँ से छोटे से लेके बड़े से बड़े तक हमें वहाँ पे जीव मिलते हैं। जैसे कि वहाँ पे मिजेस से लेके हम मिजेस एंड माइट, छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े तक मिलते हैं। माइट्स टू ब्लू व्हेल, माइट होते हैं छोटे छोटे कीड़े, और उनसे लेके हमें ब्लू व्हेल तक हमें वहाँ पे मिलते हैं, जीव मिलते हैं। आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज़, और इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स मिलते हैं जैसे कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं। डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट, तो दिन बीतते जाते हैं। एंड एबिक्वेट साइलेंस मीन्स पूरी तरह से वहाँ पे एक पवित्र साइलेंस वहाँ पे है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवेलेंच, और ये जो पवित्र साइलेंस जो वहाँ पे बना रहता है वो इंटरप्ट होता है बार बार पे एवेलेंच की वजह से, जब बर्फ़ टूट के गिरती है। और कार्विंग आई शीट्स, और आई शीट्स की वजह से वहाँ पे जो कभी इंटरप्शन होता है तो इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। कंसिक्रेट्स द प्लेस, कंसिक्रेट्स मीन्स प्लेस को एकदम, ये जो चीज़ें हैं प्लेस को एकदम पवित्र बना देती हैं। इट इज़ एन इमर्शन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोग्राफिकल हिस्ट्री। तो इट्स एन इमर्शन, तो इसके अंदर जब हम देखते हैं तो हम इसके अंदर पूरी तरह से डूब जाते हैं। दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ, ये जो प्लेस है वो आपको खुद ही फोर्स कर देता है कि इसकी ब्यूटी या इसको देख के इसका जो सीन है उसमें आप पूरी तरह से डूब जाओ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, और अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को आप जानने की कोशिश करो, या उसको जानने के लिए आप पूरी तरह से इस लैंडस्केप में डूब जाओ, या पूरी डीपली उसको देखते जाओ कि इसमें क्या हुआ था, कैसे ये सब बना है। एंड फॉर ह्यूमंस प्रोग्नोसिस इज़न्ट गुड, और ह्यूमंस के लिए इसके अनुमान लगाना सही बात नहीं है, कि सिर्फ अनुमान लगाना ही इसके लिए सही नहीं है, इसे विजिट करके इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए। और जब हम यहाँ जाते हैं तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि हम उसके डीपली हम उसे स्टडी करें। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ पाल्ट्री 12,000 ईयर्स, बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो जो है 12,000 सालों का है, और जियोलॉजिकल क्लॉक में तो कुछ सेकंड्स का ही है ये। इन दैट शॉर्ट अराउंड ऑफ टाइम, और इतने छोटे टाइम में वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रक्स इचिंग और डोमिनेंस, और इतने छोटे टाइम में हमने जो है इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, और हर जगह पे अपना डोमिनेंस जो है डोमिनेंस के निशान लगा दिए। अपने डोमिनेंस में अपने ही अधिकारों के निशान हमने हर जगह लगा दिए। प्रिंट मतलब इचिंग मतलब प्रिंट। नेचर विद ओवर नेचर विद और विलेजेस, टाउन, सिटीज़, मेगा सिटीज़, और ये निशान हमने किस तरह से लगाए हैं कि हमने नेचर पर क्या कर लिया है, विलेज बना दिए, टाउन बना दिए, सिटी बना दी, मेगा सिटीज़ बना दी। तो ये सब बना के हमने अपने हर जगह निशान लगा दिए नेचर के ऊपर।
The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources. जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो बढ़ते जा रही है, इसने हमारे और ह्यूमन दूसरी स्पीसीज़ के बीच में एक युद्ध छिड़ा दिया है, एक युद्ध शुरू करवा दिया है। किस चीज़ के लिए? उन लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिट में हैं। लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन जो है बढ़ते जा रही है, इसकी वजह से हम दूसरे जो स्पीसीज़ हैं उनके साथ हमारी बैटल शुरू हो गई है कि हम उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और जो हम बिना किसी कंट्रोल के जो फॉसिल फ्यूल को बर्न करते जा रहे हैं, उससे वर्ल्ड के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक ब्लैंकेट बन चुकी है, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। ये चीज़ जो है धीरे धीरे तो कर रही है, लेकिन इंक्रीज़ कर रही है, ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रही है, भले धीरे धीरे बढ़ा रही हो। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉस्टली कंटेस्टेड एनवायरनमेंट डिबेट्स ऑफ अ टाइम। अब जो क्लाइमेट चेंज पर जो डिबेट होती है वो जो है वन ऑफ द मोस्ट हॉस्टली कंटेस्टेड है, बार मतलब एक मेन मुद्दा बनता जा रहा है एनवायरमेंटल पर। इस डिबेट किस पर होती है? क्लाइमेट चेंज पर। विल द वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली? क्या जो वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट है क्या वो पूरी तरह से मिट जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड? क्या ये जो गल्फ स्ट्रीम ओशन है क्या ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? क्या अब वर्ल्ड का एंड हो जाएगा जैसा कि हम जानते हैं? मे बी, मे नॉट, हो सकता है, नहीं हो सकता है, इधर वे कुछ भी। एंटार्क्टिका इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। और इस डिबेट पे एंटार्क्टिका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है कि जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ कोई डिबेट करते हैं तो एंटार्क्टिका के बारे में हम इम्पॉर्टेंटली बात करते हैं, मेनली हम एंटार्क्टिका के बारे में बात करते हैं। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स ओनली द प्लेस इन द वर्ल्ड, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये वर्ल्ड में एक प्लेस है विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयर फॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टिन, कि इसलिए नहीं कि यहाँ पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं करती और प्लेस एकदम प्रिस्टिन है, मतलब एकदम पवित्र बना हुआ है। प्रिस्टिन का शायद पवित्र होगा, बाकी यू कैन सर्च दिस वर्ड या मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगी। इन दिस रिस्पेक्ट बट मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड। लेकिन इसके जो आइस कोर्स हैं उसके अंदर हमें क्या मिला है? 500,000 ओल्ड कार्बन के रिकॉर्ड मिले हैं ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, जो कि इसकी लेयर ऑफ आइस में ट्रैप है। इफ़ वी वॉन्ट टू स्टडी द एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट, अगर हम स्टडी करना चाहते हैं और एग्जामिन करना चाहते हैं अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, एंटार्क्टिका इज़ द प्लेस टू गो। एंटार्क्टिका ऐसा प्लेस है जहाँ पे जाना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विथ ऑन द शो काल्सकी aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world, तो जो स्टूडेंट्स है, जो एक प्रोग्राम चल रहा है स्टूडेंट्स ऑन आइस एंड प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम आई वॉज वर्क, एक स्टूडेंट ऑन आइस का एक जो प्रोग्राम है जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें मैं काम कर रही हूँ, एम्स टू डू एग्जैक्टली, उनका एम यही है, एग्जैक्टली यही काम करने का उनका एम है कि वो अर्थ के बारे में जाने। टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग दैम विद इंस्पायरिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटी विच विल हेल्प दैम फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर अ प्लैनेट। तो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाना एक सही चीज़ है, क्योंकि वो जो आते हैं हम उन्हें प्रोवाइड कुछ नॉलेज उनको प्रोवाइड होती हैं और वो इससे कुछ इंस्पिरेशनल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिलती हैं। विद हेल्प देम फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, तो इस एजुकेशन अपॉर्चुनिटी से वो एक नई अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर आए, इस चीज़ में हेल्प मिलती है। It has been in the operation of 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who
could only give back in a limited way. तो ये कहते हैं कि ये कैनेडियन जॉफ ग्रीन हु गॉट टायर्ड, जो थक चुके थे कि सेलिब्रिटीज़ को, रिटायर्ड रिच पर्सनस को और क्यूरियोसिटी सीकर को, जिसको सिर्फ देखने के लिए आना था कि अंटार्कटिका कैसा दिखता है, सिर्फ ऐसे ही लोगों को ला ला के, जो कि वापस यहाँ से कुछ नहीं लेके जाते, मतलब कोई नॉलेज वापस यहाँ से नहीं लेके जाते, ऐसे लोगों को वो ला के यहाँ पे थक चुके थे। क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो स्टूडेंट्स हों, जो यहाँ पे कुछ समझें और अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझने की कोशिश करें और आगे नए कुछ अच्छे प्रोग्राम वो लॉन्च करें, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस, और ये जो स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंडर ये बच्चों को यहाँ लेके आए हैं, ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज when they are ready to absorb, learn and most importantly act। तो यहाँ पे इन बच्चों को एक ऑफ़र मिल रहा है, हमारी फ्यूचर जनरेशन को पॉलिसी मेकिंग का एक ऑफ़र मिल रहा है, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज, इस एज में उनको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है। और जब इस टाइम में वो क्या है, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करने में, इसको पूरी तरह से समझने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, इसको लर्न करने के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पर एक्शन लेने के लिए, एक्ट मतलब एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। ये जो प्रोग्राम है, इसके इतने सक्सेसफुल होने का एक रीज़न ये भी है कि ये जस्ट इम्पॉसिबल है कि साउथ पोल की तरफ कोई आए, और आए तो उससे अफेक्ट हुए बिना रह जाए, उससे प्रभावित हुए बिना रह जाए। It's easy to be blase about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of a respective latitude and longitude। तो ये एक अलग चीज़ है कि हम आराम से अपनी जगह पर बैठे हैं, जिस जगह पर लॉन्गिट्यूड मतलब एंड लैटिट्यूड मतलब जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं वहाँ आराम से बैठे हैं, और ये जो ओजोन जो है, ओजोन लेयर के बारे में हम बात करते हैं, और जो ये आइस कैप्स मेल्टिंग हो रही है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं आराम से। ये अलग चीज़ है कि हम अपने कंफर्टेबल जगह पर बैठे हैं और आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ अ रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, कि आराम से अपने जगह पर बैठ के ये आइस मेल्टिंग के बारे में हम बात करते रहते हैं। ये एक अलग चीज़ है, ये करना तो बहुत आसान है। But when you can visibly see glacier retreating and ice shelves collapsing, लेकिन जब आप एक्चुअली देखोगे कि ग्लेशियर जो हैं वो रिट्रीट कर रहे हैं और आइस शेल्फ्स जो हैं वो गिर रही हैं, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। तब आप रियलाइज़ करोगे कि ये जो ग्लोबल थ्रेट है ना, ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है वो रियल है। Antarctica, because of its simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussion। तो एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ सिंपल इकोसिस्टम है एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज एंटार्क्टिका में एक सिंपल इकोसिस्टम होने की वजह से, और इसमें लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी होती है, जिसमें अलग अलग तरह के जीव जंतु सब कुछ मिले, तो इसमें लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी। तो एक परफेक्ट प्लेस है स्टडी करने का हाउ लिटिल चेंजेस, कि कैसे लिटिल चेंजेस जो हैं, छोटे छोटे चेंजेस भी एनवायरनमेंट में कैसे किस तरह का एक बड़ा रिएक्शन दे सकते हैं, कि भले ही धीरे धीरे स्लो सारे कुछ रिएक्ट हो रहा है, कुछ एक्शंस हो रहे हैं, लेकिन उससे एक बड़ा रिएक्शन हो सकता है। टेक द माइक्रोस्कोपिक phytoplankton, those grasses of the sea, and nourish and sustain the entire southern ocean food chain। कि जो एक छोटा सा जो चीज़ होती है, एक छोटा सा जो टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, कि एक माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन एक ऑर्गेनिज्म है, उसको जब हम देखते हैं, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिशेस, कि जो सी के ऊपर जो ग्रासेस होती हैं जो नरिश करती हैं एंड सस्टेन करती है द एंटायर साउदर्न ओशन फूड चेन को, दीज सी फूड चेन को जो पूरी तरह से सस्टेन करती है, मतलब जिससे कि ये जो फूड चेन चलती है सी में,
तो एक छोटी सी चीज़ को देख के भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, दीज सिंगल सेल्ड plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesizes organic compounds in that wondrous and most important of processes called photosynthesis। तो इसमें क्या होता है, ये जो सिंगल सेल वाले जो प्लैनेट होते हैं ना, वो सन की एनर्जी को लेते हैं, उसे एसिमिलेट करते हैं टू एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसाइजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसको एसिमिलेट करते हैं कार्बन और इससे क्या सिंथेसाइज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस। इस वंडरफुल और इस मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। साइंटिस्ट warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton। अब साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि ओजोन लेयर का एक और आगे का डिप्लीशन होता है तो ये फाइटोप्लैंक्टन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, which in turn will affect the lives of all marine animals। इससे मैरिन एनिमल्स की लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, और इस एरिया के बर्ड्स पर भी बहुत अफेक्ट होगा, इससे प्रभावित होंगे, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और इससे ग्लोबल कार्बन साइकिल भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। In the parable of the phytoplankton there is a great metaphor for existence। Take care of the small things and the big things will fall into place। तो इस फाइटोप्लैंक्टन पर एक पैरेबल भी है और जिसका देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफोर फॉर एग्जिस्टेंस, जिसका इस एग्जिस्टेंस के लिए ग्रेट मेटाफोर भी बनता है, एक कंपैरिजन भी किया जा सकता है। वो ये है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप सही जगह पर आ जाएंगी या अपने आप हो जाएंगे बड़े काम। पैराबल होता है एक कहावत, कि इस फाइटोप्लैंक्टन के लिए हम इस कहावत को भी बोल सकते हैं, देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफोर फॉर एग्जिस्टेंस, जो कि एग्जिस्टेंस के लिए ग्रेट मेटाफोर का काम करता है। मेटाफोर यहाँ पे आएगा एग्जाम्पल की जगह पे, वैसे मेटाफोर यूज़ किया जाता है कंपैरिजन के लिए, क्योंकि ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये भी एक छोटे से चीज़ को लेके एक बड़े से साइकिल चलते एक छोटी सी चीज़ से उसी तरह से बोला गया कि अगर आप एक छोटी चीज़ पर ध्यान दोगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप जो है सही प्लेस पर हो जाएंगी। माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनिस, एक्सपीरियंस ऑफ सडन रियलाइजेशन। जो मेरा एक्सपीरियंस था एंटार्क्टिका का वो एक एपिफेनिस था, मतलब मुझे सडनली रियलाइज़ होता है, बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ। द Shokalski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further। जो the Shokalski था had managed to wedge, तो अपने आप को जो है वो एक थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस तक के बीच में ले आता है, द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। और यहाँ तक ये ले आता है, इनके बीच में पेनिनसुला और टैडपोल के बीच में ले आता है, जिसके बाद आगे हम और नहीं जा सकते क्योंकि ये चीज़ें हमें रोक लेती हैं। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, कि अब हमें नॉर्थ की तरफ हेड बैक करना पड़ेगा, बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले कि हम करते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन, लेकिन हमें कहा गया था कि अब हम नीचे उतरें और ओशन पर चलें, ओशन जिसके ऊपर बर्फ़ की लेयर्स थी। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, हम सभी जो 52 थे, किटेड आउट इन गोर टैक्स एंड ग्लेयर्स, अपने आप को उसी तरह ड्रेसअप किया जिस तरह से या इस जगह पर चलने के लिए खुद को ड्रेसअप करना पड़ता है। वॉकिंग ऑन द स्टार्क वाइटनेस दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, और इस वाइट कलर के लैंडस्केप पर हम चल रहे थे जो कि कहीं भी ख़त्म होने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, हमारे पैरों के नीचे मीटर लंबी तक आइस पैक थी, मतलब जो समुद्र के नीचे है बहुत लंबी आइस की जो पैक थी। एंड अंडरनीथ दैट
180 मीटर्स ऑफ द लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर। और उसके नीचे क्या था, एक लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर था, जो समुंदर का सॉल्ट वाटर मतलब जो समुंदर का पानी था। इन द पेरिफ्री क्रैब ईटर seals were stretching and turning themselves on the ice floors, much like stray dogs will do under the shades of a banyan tree। और इन यहाँ पर क्या पड़े हुए थे, यहाँ पे क्रैब ईटर स्ट्रेच करके पड़े हुए थे, मतलब स्ट्रेच करना मतलब वहाँ पे क्रैब ईटर जो थे वो सनलाइट में पड़े हुए थे या फैले हुए थे, बैठे हुए थे। ऑन द आइस फ्लोर्स मतलब बर्फ़ की ये जो बाउंड्री थी, हर तरफ जो बर्फ़ थी उसके ऊपर क्रैब ईटर पड़े हुए थे। इस तरह से जैसे कि हमारे यहाँ पर जो बनियन ट्री के अंडर स्ट्रे डॉग्स बैठे रहते हैं, उसी तरह से। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिविलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। तो ये इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिविलेशन, ये कोई रिविलेशन जैसा नहीं था। रिविलेशन मतलब रहस्य जैसा नहीं था। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट हो रही थी। 9 टाइम जोन, 6 चेकपोस्ट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर लेटर। अब फिर वही लाइन रिपीट हुई है कि 9 टाइम जोन, 6 चेकपोस्ट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर पहले। आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द बैलेंस इन प्ले ऑन अ प्लैनेट, कि मैं इस चीज़ पर आश्चर्य कर रही थी कि हमारे प्लैनेट पे ब्यूटी किस तरह से बैलेंस किए हुए, कि कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है। हमारे प्लैनेट ने इस तरह की ब्यूटी को कैसे बैलेंस किया हुआ है। हाउ वुड इट बी इफ़ एंटार्क्टिका वर सो बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज टू बी। क्या होगा अगर एंटार्क्टिका इतना वार्म हो जाए जैसा कि ये पहले कभी हुआ करता था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम ऐसा देख लेंगे। और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर, और हम भी इसी तरह से, जैसे कि डायनासोर गायब हो गए, हम भी इसी तरह से कभी गायब हो जाएंगे। मैमोथ्स एंड वुली राइनोस, जिस तरह से डायनासोर, मोमोथ्स और वुली राइनोस जिस तरह से गायब हो गए, क्या हम भी गायब हो जाएंगे या हम कभी ये चीज़ देख सकेंगे। हु इज़ टू से, कौन जानता है, कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर, लेकिन 2 हफ्ते एक टीनेजर के ग्रुप के साथ बिताने के बाद, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, जिनके पास ये आइडियाज़ थे कि वर्ल्ड को कैसे सेव किया जा सकता है, वर्ल्ड को सेव करने के जिनके पास आइडियाज़ थे टीनेजर के पास। तो इनके साथ 2 हफ्ते तक यहाँ पे बिताने के बाद, ऑल आई कैन से, मैं सिर्फ यही कह सकती थी, इज़ दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, कि मिलियन ईयर्स में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक दिन के डिफरेंस से भी हम क्या कर सकते हैं, एक दिन का डिफरेंस भी क्या बना सकता है। मतलब ये है कि सालों में तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन एक एक दिन से भी अगर हम शुरुआत करें तो ये भी बहुत कुछ कर सकता है। सो इट्स कंप्लीट, and if you like this, press the button like and subscribe. Thank you.